हेलो दोस्तों, YouTube के HP मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। पिछली वीडियो में बिंदु और रेखा के विषय पर चर्चा किया गया। आज हम लोग कोण पर चर्चा करेंगे। तो पिछली वीडियो में जो बताया गया था एक बार थोड़ा सा देख लीजिए। बताया गया था बिंदु यही बिंदु रेखा गणित की जननी है। यही बिंदु रेखा गणित की जननी है। इसकी परिभाषा बताया गया था। बिंदु वह निधि है जिसमें लंबाई, चौड़ाई, मोटाई नहीं होती। क्या? बिंदु वह निधि है जिसमें लंबाई, चौड़ाई और मोटाई नहीं होती। ठीक है। अब बिंदु चलने लगा। बिंदु चलने से जो मार्ग बन गया उसको रेखा कहा गया। बिंदुओं के चलने से जो मार्ग बनता है उसे रेखा कहते हैं। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। बिंदुओं के गमन पथ को रेखा कहते हैं। ठीक। देखिए, बताया गया बिंदु की परिभाषा। लेकिन आज के माहौल में जो चीजें आंख से नहीं दिखाई देती उसकी लंबाई, चौड़ाई, मोटाई ज्ञात हो जाती है। इसलिए यह परिभाषा आपको याद करने के लिए बताया गया था। और बिंदु अपरिभाषित है। उसी तरह से रेखा है, बिंदुओं के चलने से जो मार्ग बनता है उसे रेखा कहते हैं। ठीक। अब रेखा दो प्रकार की होती है। देखिए, एक सीधी रेखा है और एक टेढ़ी मेढ़ी रेखा है। यह सीधी रेखा है या टेढ़ी मेढ़ी रेखा है या वक्र रेखा है। अब सीधी रेखा और वक्र रेखा में कैसे पहचान करेंगे? देखिए, सीधी रेखा के प्रत्येक बिंदुओं की दिशा समान होती है। सीधी रेखा के प्रत्येक बिंदुओं की दिशा समान होती है, चाहे ऐसे ही क्यों न हो। अब इधर देखिए, सबकी दिशा एक ही तरफ होगी। लेकिन वक्र रेखा के प्रत्येक बिंदुओं की दिशा समान नहीं होती। देखिए, एक इधर देख रहा है तो दूसरा इधर देख रहा है। वक्र रेखा के प्रत्येक बिंदुओं की दिशा समान नहीं होती। अब आप समझ गए होंगे। चलिए आगे। अब रेखाएं किसी तल पर खींची जाए तो दो स्थितियां हो सकती हैं। रेखाएं किसी तल पर खींची जाए तो दो स्थितियां हो सकती हैं। या तो एक दूसरे को वह काट सकती हैं आगे या पीछे बढ़ाने पर, या एक दूसरे को नहीं काट सकती हैं। ठीक। रेखाएं किसी तल पर खींचने पर या तो वे एक दूसरे को काट सकती हैं या नहीं काट सकती हैं। अगर नहीं काट सकती हैं तो कोई बात नहीं। अगर काटती हैं तो ये रेखा है, आपस में काट दी, अब एक नई आकृति बन गई, नई चीज बन गया। अब इसको क्या कहा जाए? जैसा कि हम लोग जानते हैं, हम लोग भोजन खाते हैं। भोजन का मुख्य अंग रोटी है। रोटी किससे मिलती है? गेहूं से। गेहूं कहाँ पैदा होता है? खेत में। खेत का आकार कैसा होता है? इस तरह का हो सकता है, त्रिभुजाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, लेकिन प्रायः इसी तरह खेत का आकार होता है। तो जानते हैं, खेत की जुताई ट्रैक्टर से होती है। कभी कभी ट्रैक्टर यहाँ खेत नहीं जोत पाता है तो इसको फावड़ा या कुदाल से खोदते हैं। तो इसे कहते क्या है? इसे क्या कहते हैं? कोण। क्या कहते हैं? कोण। इसी कोण का शुद्ध रूप कोण है। ठीक है। इसी कोण का शुद्ध रूप
कोण है। तो देखिए यहाँ दो रेखाएं हैं आपस में काट रही हैं, दो रेखाएं आपस में काट रही हैं। देखिए दूसरा बना दे रहे हैं, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है। ये बन गया कोण, ये बन गया कोण, कोण। अब इसकी परिभाषा कैसे करेंगे? देखिए पिछले वीडियो में बताया गया था, यह किरण है, इसका यह अंत बिंदु है या प्रारंभ बिंदु है, और इसका कोई अंत नहीं है। तब देखिए एक किरण यह है, एक किरण यह है, दोनों किरणों का अंत बिंदु या प्रारंभ बिंदु उभयनिष्ठ है ना। एक किरण यह है, एक किरण यह है, दोनों किरणों का प्रारंभ बिंदु या अंत बिंदु उभयनिष्ठ है, तो रेखाएं क्या है? कोण बना दिया। अब देख लीजिए इस तरह से देख रहे हैं ना, यह कोण है, एक रेखा यह है, एक रेखा यह है, इसके बीच जो झुकाव है यही क्या है? कोण है। ठीक, अब इसकी परिभाषा आप कैसे याद करेंगे, कैसे समझेंगे? देखिए जब दो रेखाओं का, जब दो रेखाओं का अंत बिंदु उभयनिष्ठ हो, जब दो रेखाओं का अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ हो तो रेखाएं कोण बनाती हैं। दिल में धसा नहीं, फिर से सुन लीजिए। जब दो रेखाओं का, जब दो रेखाओं का अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ हो तो रेखाएं कोण बनाती हैं। ठीक, जब दो रेखाओं का अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ हो तो रेखाएं कोण बनाती है। याद हो गया? नहीं, फिर सुनिए। जब दो रेखाओं का अंत्य बिंदु उभयनिष्ठ होता है तो रेखाएं कोण बनाती हैं। ठीक है, या आप इसे परिभाषा कर सकते हैं, किसी समतल पर जब दो रेखाएं परस्पर काटती हैं, किसी समतल पर जब दो रेखाएं परस्पर काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर या कटान बिंदु पर बने झुकाव को कोण कहते हैं। देखिए यहाँ चार ठो हो रहा है, लेकिन एक सही आप जानिए, जब दो रेखाएं परस्पर काटती हैं या प्रतिच्छेदित करती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर रेखाओं के बीच बने झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए। जब दो रेखाएं किसी समतल पर आपस में काटती हैं तो प्रतिच्छेद बिंदु पर रेखाओं द्वारा बने झुकाव को कोण कहते हैं। ठीक है, याद हो गया होगा। अब देख लीजिए, कोण को सांकेतिक प्रतीक में ऐसे लिखते हैं। कहीं लिखना होगा अगर कोण तो ऐसे लिख देंगे तो यह हो जाएगा कोण। ठीक है, अब देखिए यही कोण ना बताया गया, कोण है ना। अब इसका नामकरण करना है। यहाँ रख दे ए, यहाँ रख दे बी, यहाँ रख दे सी। कोण का नामकरण यहाँ ए, यहाँ बी, यहाँ सी। अब इसको कैसे लिखें ध्यान दीजिएगा। जिस बिंदु पर कोण बनता हो, जिस बिंदु पर कोण बनता हो उस बिंदु को सदैव बीच में लिखते हैं। याद रखिएगा, जिस बिंदु पर कोण बनता है उस बिंदु को सदैव बीच में लिखते हैं। यहाँ ए लिख दीजिए, यहाँ सी लिख दीजिए। अब बताया है संकेत में क्या करेंगे, कोण ए बी सी, या इसे लिख सकते हैं कोण सी बी ए। देखिए बिंदु बी पर कोण बना है, इसलिए बिंदु बी को बीच में लिखते हैं और शेष दोनों अक्षरों को चाहे पहले लिख दें चाहे बाद में। ठीक है,
यह ध्यान दीजिएगा, यही में बच्चे बहुत गलती करते हैं। ठीक, अब इसी तरह से दूसरा एक नाम बताइए। यहाँ P है, यहाँ Q है, यहाँ R है, इस कोण का नाम क्या होगा? सोचकर काफी पे लिख लीजिए, लिख लिए होंगे। देखिए कौन सा बिंदु बीच में है, किस बिंदु पर कोण बन रहा है? Q पर, तो Q लिख लीजिए बीच में। अब P को पहले लिखिए और R को बाद में, ये हो गया कोण PQR। या इसे लिख सकते हैं कोण RQP। ध्यान रखिएगा यही कि जिस बिंदु पर कोण बनता हो, जहां कोण हो, उसे सदैव बीच में लिखते हैं और शेष दोनों अक्षरों को बाएं या दाएं, पहले या बाद में लिखते हैं। ठीक, अब कोण लिखना आप जान गए, कोण लिखना आप जान गए। अब इस कोण को कभी कभी अंकों द्वारा भी प्रदर्शित किया जाता है। जैसे यहाँ 2 लिख दिया गया तो आप लिख देंगे कोण 2, लेकिन अकेले होता है तो ज्यादा अच्छा होता है। ठीक है ना? प्रायः आप 3 अक्षरों में ही कोण को प्रदर्शित करना सीखिए। ठीक है, अब इसको आप सोचेंगे इसको क्या कहा जाए, इसको क्या कहा जाए। देखिए इसमें 2 रेखाएं हैं, इस दोनों रेखाओं को कोण भुजा कहते हैं। क्या कहते हैं? कोण भुजा। इन दोनों रेखाओं को कोण भुजा कहते हैं। एक कोण भुजा यह हो गई, एक कोण भुजा यह हो गई। ठीक है, तब कोण भुजा कैसे लिखेंगे? कोण भुजा बराबर BC और BA। कोण भुजा BC और BA। ठीक, कोण भुजा आपके दिमाग में बैठ गया होगा। 2 भुजाएं हैं, इस दोनों भुजाओं को कोण भुजा कहते हैं। ठीक, अब इस बिंदु को क्या कहेंगे? जिस बिंदु पर कोण भुजाएं आपस में मिलती हैं, जिस बिंदु पर कोण भुजाएं आपस में मिलती हैं, उस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। उस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। फिर सुन लीजिए, जिस बिंदु पर कोण भुजा आपस में मिलती हैं, उस बिंदु को कोण का शीर्ष कहते हैं। ठीक, अब देख रहे हैं यह इस तरह से बढ़ता जा रहा है और एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं हम P और एक बिंदु यहाँ ले रहे हैं Q। देखिए यह आगे बढ़ाने पर इसी दोनों रेखाओं के अंदर में आ रहा है, इसलिए इस बिंदु P को या इस क्षेत्र को कोण का अभ्यंतर क्या कहते हैं? अभ्यंतर। कोण का अभ्यंतर कहते हैं या अंतः क्षेत्र, कोण का अंतः क्षेत्र। और जो इधर है इसे कोण का बाह्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक, फिर सुन लीजिए, कोण भुजा के अंदर जो क्षेत्र होता है उसे कोण का अंतः क्षेत्र कहते हैं और बाहर वाले क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र कहते हैं। ठीक है, अब चला जाए आगे। कोण के प्रकार या कोणों के प्रकार। ठीक है, आप सड़क पर जाते होंगे, इस तरह से चौराहा मिलता होगा। एक सड़क यह है, एक सड़क यह है। अब देखिए यहाँ 4 स्थान बच गया। इसको आप मान लीजिए पहला, इसको मान लीजिए दूसरा, इसको मान लीजिए तीसरा, इसको मान लीजिए चौथा। ठीक है, अब मान लीजिए ये घर है, एक तरह से बड़ा सा, ये छोटा, यह क्या है? घर है।
अब जानते होंगे कि समय परिस्थिति के अनुसार आदमी का नाम भी बदलता जाता है। समय परिस्थिति के अनुसार आदमी का नाम भी बदलता जाता है। ठीक है। अब जैसे देखिए एक कोण बताए ना, अब यह यहाँ है, फिर ऐसे हुआ, फिर बढ़कर ऐसे हो गया, ऐसे हो गया, इसे नीचे घूमते हुए चला जाएगा। तो अगर कोई कोण ऐसे हो, देखिए कोई कोण फिर यहाँ आ गया हो, कोई कोण फिर यहाँ आ गया हो, कोई कोण यहाँ आ गया हो, कोई रेखा यहाँ आ गई, कोई रेखा यहाँ आ गई। एक रेखा ये समझ लीजिए फिक्स है और इसी के यह चारों तरफ रेखा घूम रही है तो कोण बना रही है। अब इस घर के आधार पर कोणों का प्रकार बनाया गया है। अब देखिए यहाँ से यहाँ बढ़ गया, कुछ कोण होगा, और यहाँ बढ़ गया। आप कोण नापना जानते होंगे, पिछली कक्षा में पढ़ चुके होंगे। यह 90 अंश का कोण होता है और यह 90 अंश के बीच में है, यानी 90 अंश से छोटा होगा। तो इस घर में जो कोण बनता है उसे कहते हैं न्यून कोण। न्यून कोण। अब न्यून कोण की क्या परिभाषा होगी? देखिए, शून्य अंश से बड़े, शून्य अंश से बड़े परंतु 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। फिर से सुन लीजिए, शून्य अंश से बड़े, क्या बताए? शून्य अंश से बड़े, शून्य अंश से बड़े परंतु 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। नब्बे अंश से छोटे, शून्य अंश से बड़े कोण को न्यून कोण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, शून्य अंश से बड़े परंतु 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, शून्य अंश से बड़े परंतु 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे शून्य अंश से बड़ा, कोई गिनती बोलिए, 10, 30, 50, 70, 80, 85। अब यहाँ अंश लगा लीजिए। कोण की माप अंश में होती है। कोण की माप किस में होती है? अंश में होती है। तो न्यून कोण के ये सब उदाहरण हैं। ठीक है, एक बार फिर सुन लीजिए, आगे चला। पहला कोण है न्यून कोण। शून्य अंश से बड़े परंतु 90 अंश से छोटे कोण को न्यून कोण कहते हैं। जैसे 10 अंश, 30 अंश, 50 अंश, 70 अंश, 80 अंश, 85 अंश। ठीक। अब दूसरा कोण है समकोण। दूसरा कोण है समकोण। देखिए बताए इस तरह से, यह रेखा यहाँ से घूमते घूमते यहाँ आ गई, न इस घर में है न इस घर में है, यहाँ है। इसका नामकरण दूसरा रख दिया गया समकोण। अब यहाँ कितने अंश का कोण बन रहा है? 90 अंश का। तो समकोण की परिभाषा सुन लीजिए, 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। क्या? 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। समकोण कहते हैं।
90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। इसमें जैसे में केवल एक ही कोण है 90 अंश। ठीक, याद हो गया होगा। 90 अंश के कोण को समकोण कहते हैं। चलिए अगला है तीसरा, अधिक कोण। अब देखिए यह रेखा जो यहां थी आ गई इस घर में। इसमें दूसरा नाम था, इस रेखा पर जो कोण बनाने वाली रेखा थी दूसरा नाम हो गया, यहां आ गई तब क्या नाम हो गया, अधिक कोण। तब देखिए यह इस घर में है, यहां से यह बड़ा है और यहां से यह छोटा है। इसकी परिभाषा सुनिए, 90 अंश से बड़े, 90 अंश से बड़े परंतु 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। क्या? 90 अंश से बड़े परंतु 180 अंश से छोटे कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक, फिर सुन लीजिए, 90 अंश से अधिक, 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। अधिक कोण कहते हैं। जैसे 100 अंश, 120 अंश, 170 अंश इत्यादि। दिमाग में धसा? फिर सुन लीजिए, 90 अंश से अधिक परंतु 180 अंश से कम कोण को अधिक कोण कहते हैं। ठीक, अब यह रेखा यहां से घूमते घूमते इस रेखा पर आ गई, तब इसका नाम रखा गया सरल कोण। चौथा क्या है? सरल कोण। सरल कोण। ठीक, अब सरल कोण की परिभाषा आसान है। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। सरल कोण कहते हैं। क्या? 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। जैसे इसमें एक ही कोण है 180 अंश। देखिए 180 अंश के कोण को दो समकोण भी कह सकते हैं या कहा जाता है। हो गया? चौथा हो गया, याद हो गया होगा। सरल कोण, 180 अंश के कोण को सरल कोण कहते हैं। अब आगे चला, पांचवा बृहत् कोण। अब देखिए यह रेखा घूमते घूमते इस घर में आ गई, तो इसका नाम क्या रखा गया? जो कोण बन रहा है बृहत् कोण। अब इसकी परिभाषा सुन लीजिए, 180 अंश से अधिक, 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम। 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम कोण को बृहत् कोण कहते हैं। फिर सुन लीजिए, 180 अंश
से अधिक परंतु 360 अंश से कम कोण को बृहत् कोण कहते हैं। बृहत् कोण कहते हैं। ठीक है, फिर सुन लीजिए। 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम कोण को बृहत् कोण कहते हैं। जैसे 200 अंश, 310 अंश, 350 अंश इत्यादि। ठीक, फिर सुन लीजिए। 180 अंश से अधिक परंतु 360 अंश से कम कोण को बृहत् कोण कहते हैं। जैसे 200 अंश, 310 अंश, 350 अंश इत्यादि। मुख्य रूप से यही 5 कोण हैं। मुख्य रूप से यही 5 कोण हैं और शेष कोण आप समझ लीजिए इन्हीं सब कोणों से बने हुए हैं। अब अभी 2 नए कोण आए हैं, जिसे 6वां है शून्य कोण। शून्य कोण। अब आप सोचिए शून्य कोण को कैसे परिभाषित करेंगे। तो परिभाषा बताया जाता है, शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। और वास्तव में कोण बनता कैसे है। जैसे यही कोई रेखा है, मान लीजिए दोनों समपाती हैं, यहाँ है इस तरह से। अब यहाँ से एक पोर्शन इसका स्थिर रखकर और इस पोर्शन गतिमान करते हैं, तो ये जैसे जैसे बढ़ता जाता है यही कोण बनता जाता है। जिस समय ये दोनों रेखाएं समपाती होंगी उस समय शून्य कोण बनेगा। जिस समय दोनों रेखाएं समपाती होगी, एक पर होगी, तो क्या बनता है, शून्य कोण। या यूं कह सकते हैं, यदि कोई परिक्रामी रेखा जिसका एक बिंदु स्थिर हो, अपने ही स्थान पर पड़ी हो, पूर्ववत पड़ी हो, तो इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। याद हुआ। यदि कोई परिक्रामी रेखा जिसका एक बिंदु स्थिर हो, अपने पूर्ववत स्थिति में, अपनी स्थिति में बनी रहे, इस प्रकार बने कोण को शून्य कोण कहते हैं। या यूं कहिए शून्य अंश के कोण को शून्य कोण कहते हैं। एक और है 7वां संपूर्ण कोण। संपूर्ण कोण। अब इसमें भी वही है, जब यह रेखा यहाँ से घूमते 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 पुनः अपनी स्थिति पा जाएगी, उस समय पूरा 360 अंश कोण बनता है। 360 अंश का कोण बनता है, तो यह अपने पूर्ववत स्थिति में आ जाती है। ठीक है, तब संपूर्ण कोण की परिभाषा आप कह सकते हैं, 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। 360 अंश के कोण को संपूर्ण कोण कहते हैं। ठीक है, अब वीडियो लंबा होता जा रहा है, शेष कोण अगले वीडियो में बताया जाएगा। अब गृह कार्य ले लीजिए। हाँ, देखिए अभ्यास पर 0 अंश, 45 अंश, 120 अंश, 300 अंश, 20 अंश, 360 अंश, 250 अंश, 270 अंश किस प्रकार के कोण हैं छांट कर लिखिए। ठीक है, इस तरह से अगर आप के दिमाग में कुछ बातें प्रवेश की हो तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। अगर दिमाग में न घुसा हो तो डिसलाइक भी कर दीजिए। धन्यवाद।